Good morning, friends. My name is Vikas Kumar, and I am the faculty of अध्ययन द एफर्ट कोचिंग में मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का फैकल्टी हूँ। तो अभी इस पेंडेमिक में जैसा कि ऑनलाइन मोड से कोचिंग में कोर्सेज जो है वो शुरू की गई है। तो आज जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है ये 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए स्टार्ट हो रही है। 4th सेम में जो बच्चे हैं डबल ई या ट्रिपल ई ब्रांच के जो बच्चे हैं उनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और भी जितने ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, सीएस हो गया, ईसी हो गया, सभी के लिए क्लासेस 1 बाय 1 करके स्टार्ट हो रही है। तो किसी भी तरह का आपको अगर क्वेरी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप कॉल करके कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पैंडेमिक में अभी जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो क्लासेस स्टार्ट हुई है उसमें 4th सेम के डबल ई ब्रांच का आज जो है वो क्लास इलेक्ट्रिकल मशीन का जो पेपर 1 है, इलेक्ट्रिकल मशीन जो 1 है, 2 इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है, 4th सेम में है और एक 5th सेम में है। तो 4th सेम में जो है इलेक्ट्रिकल मशीन 1 उसकी क्लासेस शुरू हो रही है। ठीक, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन 1 की बात करें तो इसमें बेसिकली डीसी जनरेटर यूनिट 1 है। यूनिट 1 जो है वो आपको डीसी जनरेटर है। यूनिट 2 जो है वो आपको डीसी मोटर है। और यूनिट 3 जो है वो आपको सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। और यूनिट 4 जो है वो आपको 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है। ये बेसिकली 4 यूनिट है इसके अंदर। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इस पेपर को वो यूनिट 3 के ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, इस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। कुछ रीजन से बेसिक हम लोग यहाँ ट्रांसफॉर्मर से बनाएंगे, बिल्डअप करते हुए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, देन डीसी जनरेटर, देन डीसी मोटर। हम लोग इस तरह से सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। तो जो बेसिक फंडामेंटल है इलेक्ट्रिकल मशीन को लेकर वो हम सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से शुरू करेंगे। तो अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल मशीन को तो ये आपका बिल्कुल कोर पेपर में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ये इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, नेटवर्क थ्योरी हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये कोर पेपर्स फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए बिल्कुल ही कोर पेपर है। मैक्सिमम जो कंपटीशन आप दोगे उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं पेपर से पूछे जाएंगे। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए एसएससी जेई को देखो तो एसएससी जेई में आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, यूडब्ल्यू, इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी पेपर से आपसे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका कोर पेपर में आता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे आपको इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन 2 भाग में बांट दिया गया है। एक अभी आपको 4th सेम में पढ़ना है जिसमें बेसिकली ट्रांसफार्मर और डीसी जनरेटर, डीसी मोटर है। और जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल मशीन 2, वहां पर आपको मिलेगा सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन और कुछ स्पेशल टाइप्स के मशीन मिलेंगे। तो बेसिकली 2 भाग में आपको बांट दिया गया है। तो हम लोग आज जो है वो यूनिट 3 का 3 से हम लोग जो ट्रांसफॉर्मर है वहां से हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट 3 से हम लोग शुरू करेंगे। दिस इज एक्चुअली सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर।
ठीक है। तो अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को की बात शुरू करें, सबसे पहले ट्रांसफार्मर कहते किसको है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफार्मर। सबसे पहले यही से इसका डेफिनेशन से स्टोरी शुरू होता है। तो अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को देखें, दैट इज कि ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफार्मर। देखो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, स्थिर रहने वाला डिवाइस है। क्यों स्टैटिक बोलते हैं, ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस, तो क्यों कहते हैं स्टैटिक डिवाइस? इसलिए कहते हैं कि अगर पूरे ट्रांसफार्मर को देखें तो इसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट पुर्जा अपने को नहीं दिखता है जो किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करे, या रोटेटिंग पार्ट पुर्जा इसके अंदर नहीं दिखता। देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट्स इनसाइड द ट्रांसफार्मर और इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किसी तरह का रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज स्टैटिक डिवाइस। इसीलिए इसको स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। स्टैटिक मतलब स्थिर, कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स इसके अंदर नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक डिवाइस। तो ट्रांसफार्मर का जो डेफिनेशन होता है यही शुरू होता है, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। करता क्या है, तो इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर, ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। एक तरफ से दूसरी तरफ में इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर कर देगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। ये फ्रीक्वेंसी को बिना बदले हुए इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा। हमारे पास इसी काम को करने के लिए कुछ ऐसे भी डिवाइसेस हैं जिसमें आप जब पावर ट्रांसफर करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, लाइक साइक्लो कन्वर्टर। उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी बदल देगा। इनपुट तरफ अलग, आउटपुट तरफ अलग फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। तो लेकिन ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं। ट्रांसफार्मर में आपको जितना इनपुट तरफ फ्रीक्वेंसी रहेगा बिल्कुल उतना ही आपको आउटपुट की तरफ भी फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो डेफिनेशन यहां पर अभी आपको दूसरे स्टेज पर आ गए हम लोग। पहला स्टेज क्या है, ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस which transfers electrical power from one circuit to another circuit without changing frequency. अब ये जो वन सर्किट टू अनदर सर्किट करता है, तो एक तरफ के सर्किट को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, जबकि दूसरे तरफ का जो होता है दैट इज सेकेंडरी। दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो वाइंडिंग होता है ये किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड इन द सिंगल फेज AC voltage, and this is basically a source. ट्रांसफार्मर में वो वाइंडिंग जो सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। सिर्फ वही वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगा जो सोर्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे इसको पावर मिले, जब मांगे डिमांड करे तो उसको मिल जाए। जैसे करंट इसमें सप्लाई होगा, प्राइमरी तरफ है तो I1 करंट ले लेंगे, तो इधर से इसको पावर मिलेगा। ये सोर्स, ये वाइंडिंग जो है ये सोर्स की तरफ कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं। और वो वाइंडिंग जो
जो लोड की तरफ कनेक्टेड रहेगा, लोड, दिस इज एक्चुअली लोड, तो वो वाइंडिंग जो लोड की तरफ कनेक्टेड है, दैट वाइंडिंग इज एक्चुअली नोन एज सेकेंडरी वाइंडिंग। कभी भी सोर्स की तरफ कनेक्टेड वाइंडिंग को सेकेंडरी या लोड की तरफ कनेक्टेड वाइंडिंग को प्राइमरी नहीं बोलेंगे, रॉन्ग नहीं, बिल्कुल क्लियर कट बोला गया है कि प्राइमरी वाइंडिंग दैट वाइंडिंग व्हिच इज एक्चुअली कनेक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स साइड एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज दैट वाइंडिंग व्हिच इज एक्चुअली कनेक्टेड टुवर्ड्स द लोड साइड। इसी को हम लोग बोलेंगे, अब इसको हम लोग बोलेंगे वन सर्किट टू अनदर सर्किट। प्राइमरी वाइंडिंग से पावर को सेकेंडरी वाइंडिंग में जब ट्रांसफर करता है तो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ठीक है। अब ये जो दोनों वाइंडिंग होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली। एक दूसरे के साथ ये वाइंडिंग्स आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं, मतलब कोई तार यहां से यहां तक वो बिछा के नहीं रखे। दिस इज एक्चुअली कोर, आएंगे इस पर अभी हम लोग, ये कोर है। कोई कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इस प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में नहीं है। ये दोनों वाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं, हाँ, लेकिन ये वाइंडिंग मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं। These windings are actually magnetically coupled, कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो दोनों वाइंडिंग हुए इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं बल्कि मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं। आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वापस, ठीक, पर डेफिनेशन कवर कर रहे थे। तो ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस which transfers electrical power from primary winding to secondary winding without changing frequency. Both the windings are not electrically connected but they are coupled magnetically. दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली तो कनेक्टेड नहीं है लेकिन मैग्नेटिकली कपल्ड है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या बना, कंप्लीट के जितने भी पॉइंट्स अभी हम लोग समझे 3-4 उनको आपस में आप मिला के लिख दो। कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। बोथ द वाइंडिंग्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बट दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड। लेकिन वो कैसे कपल्ड होते हैं, बट दे आर मैग्नेटिकली coupled, but they are magnetically coupled। एक दूसरे के साथ वो मैग्नेटिकली जुड़े हुए रहते हैं। तो दिस इज योर बेसिक डेफिनेशन फॉर द ट्रांसफार्मर। इसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। चीजें और भी हैं काफी कुछ समझने के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल तो क्लियर हुआ कि किसको कह रहे हैं हम लोग। अब क्या है, अब इस ट्रांसफार्मर के का ये डायग्राम है सिंपल, इसमें काफी कुछ नहीं लिखा है। लाइक इन चीजों को अगर मिटा दें तो ट्रांसफार्मर जो है ये जो काम करता है जिस प्रिंसिपल पे, दैट इज इसके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करेगा और उसमें मेरा जो है म्यूचुअली इंड्यूस्ड जो म्यूचुअल इंडक्शन में जो फ्लक्स रहेगा वो पार्टिसिपेट करता है। दिस इज एक्चुअली लोड। हम लोग इसका प्रिंसिपल को अलग से समझेंगे, ठीक है। आइए इसके प्रिंसिपल पे पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगा। तो प्राइमरी तरफ है तो हम लोग इसमें एक नोटेशन देते हैं दैट इज V1। प्राइमरी तरफ के जितने भी पैरामीटर रहेंगे उनमें हम जनरली 1 लगाएंगे। दिस इज V1। ये सप्लाई जो वोल्टेज है उसका वैल्यू कितना है, V1। ये AC नेचर का है, ठीक।
ये जो करंट सप्लाई दे रहा है दैट इज I1, ठीक। अब ये है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, इस पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स, ये कितने हो गए N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया N2। यहां पर जो EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, A और B मान लेते हैं दो टर्मिनल को, यहां पर प्लस माइनस है, यहां पर जो EMF इंड्यूस्ड हुआ दैट इज E1। ये है हमारा M और N मान लेते हैं, M और N, यहां पर जो EMF इंड्यूस्ड होता है दैट इज E2। लोड पे अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V2, और इसमें जो करंट है वो है तुम्हारा I2। ऐसा हम लोग मान लेंगे। अभी ये चीजों को समझेंगे कैसे लिखे, अभी फिलहाल हम लोग सब कुछ माने। तो ट्रांसफार्मर में क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N1, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने N2। कहते क्या, ये कॉइल तार लिए, और ये जो हम कोर बना है इसका सिर्फ ये हिस्सा अगर देखें, ये हिस्सा, इतना हिस्सा अगर हम देखें, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसमें हम तार को लपेटे हैं, मतलब ऐसे हम लोग रखे, ये कोर का ये हिस्सा तार ले गए और इस तरह से हम लोग क्या किए, लपेट गए, ऊपर से गए अंदर की ओर, फिर निकाले, फिर ऐसे करके हम लोग तार को लपेटते चले गए। ये एक तरीका है। इस चीज को डायग्राम में कैसे बनाएंगे, ये ऊपर से ले गए अंदर की ओर घुसाए, फिर उस तरफ से निकाले, फिर ये घुसाए, फिर निकाले, इस तरह से ये क्या हो गया मेरा वाइंडिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग। चूंकि ये प्राइमरी तरफ की है इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग हुआ, सोर्स की तरफ ये वाइंडिंग किया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। अब इसमें जितना टर्न लपेटेंगे दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें कितना बार आप तार को लपेट रहे दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम लोग यहां पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, मान लेते हैं N1 नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए। N1 N1 जो है कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 20 टर्न्स, 30 टर्न्स, 100 टर्न्स, 500 टर्न्स, 1000 टर्न्स, ठीक है। तो N1 जो है ये मेरा प्राइमरी तरफ का नंबर ऑफ टर्न्स। इन अ सिमिलर वे ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग किधर लपेट सकते हैं, सेकेंडरी तरफ, ठीक है, और उसको नाम दे दिए N2 नंबर ऑफ टर्न। अब क्या होता है कि जब भी किसी कॉइल में, ऐसा कोई कॉइल है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग जो फैराडे का एक नियम किया था कि अगर कोई कॉइल में हम लोग, ये ऐसा कॉइल रहता है, इसमें अगर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट भेजेंगे ऐसा, ठीक है, तो इस कॉइल के अक्रॉस यहां पर EMF इंड्यूस होगा और फ्लक्स ऐसे प्रोड्यूस होगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेटिज्म जो चैप्टर था उसके अंदर हम लोग ऐसा पढ़े थे फैराडे का, कि कोई कॉइल है उसमें अगर आप लोग ऑल्टरनेटिव नेचर का ऐसा करंट अगर आप भेजिएगा, ठीक है, या कोई भी करंट आप भेजिएगा, तो इस कॉइल में एक फ्लक्स ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, इस कॉइल के अक्रॉस दोनों टर्न रहेंगे, यहां पर एक EMF भी इंड्यूस होता है दैट इज E, और ये जो भी EMF आप इंड्यूस होता है, दिस इंड्यूस्ड EMF कैन बी रिटन एज d लैम्डा बाय dt। यहां माइनस साइन के साथ आप लोग पढ़े होंगे। लैम्डा इज द फ्लक्स लिंकेज, इसी को आगे चल के मतलब लैम्डा कैन बी रिटन एज n * 5, तो प्राइमरी तरफ का अगर टर्न है तो N1 हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां हो जाएगा माइनस N1 d∅ बाय dt। फाई इज द फ्लक्स, यही फाई। ऐसा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैग्नेटिक चैप्टर जो होगा, ठीक है, उसके अंदर हम लोग देखोगे, मैग्नेटिक सर्किट जो चैप्टर था उसके अंदर ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी तरफ का ये सारा घटना होगा तो यहाँ पर E1 हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू माइनस d लैम्डा बाय dt। लैम्डा इज द फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज कैन बी गिवन एज नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड विद फ्लक्स, ठीक है।
कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर है वो इस फ्लक्स के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है, वही लिख देगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये जो करंट I1 है ये जब यहां से चला सोर्स तरफ से और ये इस ट्रांसफार्मर के इस वाइंडिंग तक पहुंचा, और जब इस वाइंडिंग में ये दौड़ेगा, ठीक है, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, साथ ही साथ एक फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा, ऐसा फ्लक्स भी बनेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो एक कॉइल था, ठीक। अब हम लोग क्या किए, एक और कॉइल ले आए, यहां क्या किए, एक और कॉइल ले आए, ये कोई कॉइल N1 मान लेते हैं और ये कॉइल N2 मान लेते हैं। मतलब एक ऐसा कॉइल जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये एक ऐसा कॉइल भी जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। अब इसमें जो करंट हम लोग भेजे ये इसमें फ्लक्स बनाएगा। क्या होगा कि कुछ फ्लक्स जो है वो इस कॉइल तक यहां ऐसे पहुंचेगा, कुछ फ्लक्स नहीं पहुंच पाएगा यही इस कॉइल तक, वो इसी कॉइल में समेट के रह जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, दो फ्लक्स दिखाया, तो कुछ फ्लक्स यहां से प्रोड्यूस हुआ और इस कॉइल N2 तक पहुंचेगा, कुछ फ्लक्स नहीं पहुंचेगा। अगर यहां से 10 नंबर ऑफ फ्लक्स निकल रहा है तो हो सकता है 9 नंबर ऑफ फ्लक्स जो है, 9 फ्लक्स जो है ये इस N2 कॉइल तक पहुंचे, एक फ्लक्स जो है वो N2 कॉइल तक नहीं पहुंचा, पॉसिबिलिटी है ऐसा। तो ये जो फ्लक्स एक्चुअली यहां से जा रहा है, N1 कॉइल से निकल के N2 कॉइल में जो फ्लक्स जा रहा है, तो बीच में क्या है, एयर है, बीच में क्या है, एयर, हवा है। तो हवा का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा है, रिलक्टेंस, द टर्म इज रिलक्टेंस। फिर अगेन मैग्नेटिक सर्किट में, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैग्नेटिक सर्किट में इस टर्म को पढ़े होंगे, रिलक्टेंस। इसको जनरली हम लोग एस से डिनोट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस होता है, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर रिलक्टेंस होता है। रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। इन अ सिमिलर वे रिलक्टेंस क्या करता है, वो आपको मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है उसके फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहां पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि एयर का रिलक्टेंस काफी ज्यादा है, एयर का रिलक्टेंस बहुत हाई होता है। तो अगर हाई रिलक्टेंस होगा तो नुकसान क्या है, तो नुकसान यह है कि अगर यहां पर जो करंट चला और इस कॉइल में गया, यहां से फ्लक्स जो बनाया, तो मान लेते हैं 10 फ्लक्स बना, ये 10 फ्लक्स इस हवा में तैरेगा, ठीक है, तो यहां तक बहुत कम नंबर ऑफ फ्लक्स पहुंचेगा। हो सकता है 10 में से सिर्फ 3 ही फ्लक्स पहुंचे, इट इज पॉसिबल। 10 में से सिर्फ कितने फ्लक्स यहां तक पहुंच पाएगा, सिर्फ 3 फ्लक्स मान लेते हैं पहुंचा। 7 फ्लक्स जो है N1 कॉइल से निकला लेकिन N2 तक पहुंच नहीं पाया। तो वो सारे फ्लक्स जो N1 से निकला तो लेकिन N2 तक नहीं पहुंच पाया, those flux are actually called as leakage flux। वो फ्लक्स क्या कहलाते हैं, एक्चुअली लीकेज फ्लक्स कहलाते हैं, उनको लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। तो इनको हम लोग जनरली फाई और एल, फाई मतलब फ्लक्स और स्मॉल एल मतलब स्मॉल एल सबस्क्रिप्ट में लीकेज फ्लक्स को हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो वो सारे फ्लक्स जो निकले तो एक कॉइल से लेकिन दूसरे कॉइल तक पहुंचा नहीं, दैट फ्लक्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज लीकेज फ्लक्स। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि भैया ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स जो है N2 कॉइल तक पहुंचे, ठीक, क्योंकि हम बना अगर 10 फ्लक्स रहे तो 10 में से 10 पहुंच जाए। तो इसके लिए ये जो मीडियम है जिसमें ये फ्लक्स ट्रैवल करना है,
उसको लो रिलक्टेंस वाला बनाना होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोर बनाते हैं। इसलिए हम लोग इसमें क्या बनाए, कोर बनाते हैं। मतलब एक फ्लक्स एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक ट्रैवल करने के लिए हम लोग क्या बिछा दिए इसमें, कोर। जैसे ट्रांसफार्मर में कोर दिख रहा है, ये एक कॉइल हो गया, दूसरा कॉइल हो गया, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या बनाए हैं, कोर बनाए हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो कोर होता है ये CR जियोमेट्री से बनाया जाता है, C.R.G.O, CRGO। C stands for C cold, R for rod, grain, oriented। स्टील का बनाते हैं तो स्टील सीट लिखते हैं, ठीक है। कोल्ड, रॉड, ग्रेन, ओरिएंटेड स्टील सीट होता है। तो CR जियोमेट्री से बनाते हैं। अब ये CR जियोमेट्री होता है, इसको काफी आसानी से बनाया जा सकता है। जब स्टील मॉल्टेड फॉर्म में रहता है तो उसको एक खास कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे के अंदर क्या होता है कि 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड उस स्टील के ऊपर इंजेक्ट करवाते हैं। 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड जो है या फ्लक्स जो है उसको पेनिट्रेट करेगा मॉल्टेड स्टील को, ठीक है। और साथ ही साथ वो स्टील जो है उस स्टील पे ठंडे पानी का फुहारा देता है, ठीक है। ऐसा करने से स्टील का जो है वो परमियाबिलिटी बढ़ जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, स्टील की परमियाबिलिटी बढ़ जाती है। नाउ द टर्म इज परमियाबिलिटी, ठीक है। इसी में एबिलिटी है, परमियाबिलिटी इसमें भी वर्ड छुपा हुआ है, एबिलिटी, ठीक है। तो परमियाबिलिटी क्या होता है, ये किसी मैग्नेटिक मटेरियल का खुद से होकर फ्लक्स पास कराने का या मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स पास कराने का क्षमता होता है। कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल A है, इधर कोई मैग्नेटिक मटेरियल B है, तो A से कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकता है। अगर हम 10 मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ भेजें तो 10 में से कितना मैग्नेटिक फील्ड ये पास करा सकता है मटेरियल A, और अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड इसको ही भेजे मटेरियल B को, तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने अंदर से पास करवा सकता है। तो इन दोनों को नापने का जो पैरामीटर है दैट इज परमियाबिलिटी। अगर मटेरियल A 10 में से 10 मैग्नेटिक फील्ड को पास करवा दे, बहुत बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर ये 10 में से सिर्फ 4 ही करवा पा रहा है तो बोलेंगे मैग्नेटिक जो मटेरियल B है उसकी परमियाबिलिटी एज कंपेयर टू मटेरियल A काफी कम है, इतना बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल नहीं, ऐसे बोलेंगे। तो CRGO में का जो मटेरियल होता है, CRGO मटेरियल जो होता है उसकी परमियाबिलिटी काफी हाई होती है। हाई परमियाबिलिटी का मतलब रिलक्टेंस काफी कम रहता है। लो रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है कि कॉइल जो हमारा ये प्राइमरी वाइंडिंग का जो कॉइल, इसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैक्सिमम कहां पहुंच जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में, इस कोर के हेल्प से मैक्सिमम। अगर यहां मान लेते हैं 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना, मैग्नेटिक फ्लक्स बना 100 को, ठीक है, तो 100 में से लगभग 95 98 मैग्नेटिक फ्लक्स क्या पहुंच जाएगा, सेकेंडरी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ, 2-4 लीकेज करेगा, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज लीकेज फ्लक्स, उसको हम लोग लीकेज फ्लक्स के नाम से बोलेंगे, ठीक है। दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज लीकेज फ्लक्स, ठीक है, उसको हम लोग लीकेज फ्लक्स के नाम से बोलेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग ये समझे अभी तक कि भैया प्राइमरी वाइंडिंग में आप जैसे ही I1 करंट भेजोगे सोर्स से तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होने के साथ साथ फ्लक्स बनेगा, और वो फ्लक्स इस कोर से होता हुआ कहां पहुंचेगा, सेकेंडरी तक पहुंचेगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसको, इसी समझते हैं, ठीक है। जब भी ये फ्लक्स इस सेकेंडरी में पहुंचेगा तो सेकेंडरी में जब कोई फ्लक्स यहां से पहुंचता है, एक्चुअली इनमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 है, तो इसको कट करेगा, हर एक टर्न, सारा टर्न एक बार में कट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर यहां से हम टर्न लपेटे हैं, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके यहां पर टर्न है N2, सबसे पहले फ्लक्स ऊपर से अगर पहला टर्न को काटेंगे, फिर दूसरा को, फिर तीसरा को, ऐसे करते करते नीचे तक पहुंचे।
समय लेगा, फ्लक्स को यहां से यहां तक आने में समय लेगा। एक ही बार में यहां अगर 10 टर्न है तो 10 टर्न तो नहीं कटेगा, पहले पहला टर्न कटा, फिर नीचे आया दूसरा टर्न कटा, और नीचे आया तीसरा टर्न कटा, ऐसे करते हुए n नंबर ऑफ टर्न्स को काटेगा। ठीक है, तो जब ऐसा होता है, ठीक है, तो अगेन यहां पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। सेकेंड, तो हम लोग क्या देखे थे, यहां पर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से हम लोग प्राइमरी में मैग्नेटिक क्वांटिटी बनाए थे। यहां इलेक्ट्रिक क्वांटिटी दिए थे, इस टर्म में गया और मैग्नेटिक क्वांटिटी फ्लक्स बनाया, फिर यह फ्लक्स सेकेंडरी में आया। तो हम लोग जब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से मैग्नेटिक क्वांटिटी बनाए तो रिवर्स हुआ इधर सेकेंडरी में। इधर सेकेंडरी में क्या हुआ, ये मैग्नेटिक क्वांटिटी आया, ठीक है, ये इसके सारे टर्म को कट किया, और जब इसके सारे टर्म को कट करेगा जैसे ही, तो वैसे ही क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब जैसे ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो ये सर्किट अगर ओपन है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। हम लोगों को मालूम है कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहां सर्किट अगर ओपन है तो भले करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर कोई लोड यहां लगा दिए, अगर कोई लोड यहां लगा दिए, ठीक है, तो इसमें करंट भी फ्लो करेगा। अगर कोई लोड लगाए तो इसमें करंट भी फ्लो करेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो अभी तक के सिनेरियो को ध्यान से सुनो, क्या क्या सीखे। सीखे ये कि सोर्स से कोई करंट I1 चला प्राइमरी में, ठीक है, प्राइमरी में N1 नंबर ऑफ टर्न्स था, तो ये करंट क्या करेगा, जैसे इस कॉइल से गुजरेगा, ठीक है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, साथ ही साथ एक फ्लक्स भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो है फ्लक्स इस कोर से होता हुआ यहां सेकेंडरी तक पहुंचेगा, और इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स उसको जैसे ही काटेगा ये, तो वैसे ही यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, सेकेंडरी ईएमएफ E2 बोलते हैं। अगर ओपन है सर्किट तो करंट कोई भी तरह का फ्लो नहीं करेगा, लेकिन भी ईएमएफ इंड्यूस्ड डेफिनेटली होगा। अगर सर्किट यहां क्लोज्ड हो जाता है सेकेंडरी में, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के साथ साथ एक करंट भी फ्लो करेगा। ये पूरा इसका ऑपरेशन हम लोग देखें कि कैसे ये यहां से यहां तक करंट लोड तक पहुंचा। अब अगर इस पूरे पिक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें वो कौन सा फ्लक्स है जो प्राइमरी से निकला और सेकेंडरी तक पहुंचा, दैट इज एक्चुअली म्यूचुअल फ्लक्स। वो सारे फ्लक्स जो प्राइमरी में भी मौजूद हैं और सेकेंडरी में भी मौजूद हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज म्यूचुअल फ्लक्स। ये म्यूचुअल फ्लक्स जो प्राइमरी में भी है और सेकेंडरी में भी है। तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब आप क्या किए, इसमें जब भी किसी कॉइल में आप करंट फ्लो करवाए तो मैग्नेटिक फील्ड बना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेकेंडरी में गया भाया दिस कोर, और वहां पर जाके n नंबर ऑफ टर्न्स को कट किया, ठीक है, उससे सेकेंडरी में क्या हुआ, आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो जो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इंडक्शन फेनोमेना के थ्रू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्राइमरी से सेकेंडरी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहां से एक फ्लक्स आके इसको कट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन भी एक फ्लक्स उठ के आ रहा है, इसको कट कर रहा है, तो इसको दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां कट करने की वजह से ईएमएफ E2 बना है। दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा फ्लक्स पार्टिसिपेट किया, तो म्यूचुअल फ्लक्स पार्टिसिपेट किया। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन व्हिच म्यूचुअल फ्लक्स पार्टिसिपेटेड, जिसपे कि म्यूचुअल फ्लक्स आपका क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। क्लियर हो गया चीज? आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर किसी को फिर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पर्टिकुलर चीज पूछ सकता है, अपना पर्टिकुलर सवाल पूछ सकता है यहां पर। तो ये इसका हम लोग का प्रिंसिपल था। अब रहा कि हम यहां कुछ प्लस माइनस दिए हैं, यहां कुछ प्लस माइनस दिए हैं, करंट दिए हैं। ये जो होता है एक्चुअली लेंथ लॉ
के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, कि ये कैसे इस तरह से प्लस माइनस हम लोग दे सकते हैं या देते हैं। देखो इसके लिए क्या है, अब तो सबको मालूम है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट इज एन डी फाई बाई डी। ठीक है, प्राइमरी तरफ अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो E1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ N1 डी फाई बाई डी टी, और अगर सेकेंडरी तरफ इंड्यूस्ड होता है तो माइनस ऑफ N2 डी फाई बाई डी टी लिखते हैं। यहां जो ये माइनस साइन लिखा गया है, ये जो माइनस साइन आपको दिख रहा है, दिस इज ड्यू टू लेंज लॉ। ठीक है, क्या होता है लेंज का लॉ, ट्रांसफार्मर, उसको समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। लेंज लॉ, ठीक है, यही बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर था मैग्नेटिक सर्किट, उसमें ही समझने का चीज था। देखो जब भी किसी कॉइल को अगर ध्यान से देखो तो उसमें कोई करंट अगर फ्लो करवाते हैं तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ये कॉइल का दो छोर ले लेते हैं, एक ए टर्मिनल ले लेते हैं, बी छोर ले लेते हैं, दो एंड है ए और बी। तो इस कॉइल में जब हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं तो ये कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और साथ ही साथ फ्लक्स भी बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये पूछे सवाल कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसमें ये जो इसका पोलैरिटी जो है वो क्या होगा, मतलब ये जो साइड ए है इधर हम लोग प्लस लिखे इधर माइनस लिखे, ऐसा कर दें, या फिर ए को प्लस ले लेके ए को माइनस और बी को प्लस, ऐसा दें। जैसे यहां देख सकते हो E1, इसको हम लोग प्लस यहां और इसको माइनस लिए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है, चाहे तो ए को माइनस और बी को प्लस नहीं लिख सकते। आखिर ये साइन ईएमएफ का ऐसा पोलैरिटी लिखे कैसे? ठीक है, ये अपने को कौन बताता है, लेंज लॉ बताता है। अब लेंज का लॉ जो है वो वेरी सिंपल है, एक लाइन में है। इफेक्ट always opposes its cause। इफेक्ट जो होता है वो हमेशा अपने कॉज का यानी कारण, प्रभाव इफेक्ट हो गया, प्रभाव हमेशा अपने कारण का क्या करता है, विरोध करता है, अपोज करता है। ठीक है, इफेक्ट कुछ भी है, लाइक अगर मान लेते हैं हमको कोई चाटा मारा तो हमको गाल पे दर्द हुआ, दैट इज एक्चुअली इफेक्ट। चाटा अगला कोई मारा, दैट इज एक्चुअली कॉज, कारक था। तो हम लोग किसी को मारने देंगे क्या, नहीं देंगे। अगर हम लोग मारने नहीं देंगे तो हम लोग को दर्द होगा। तो इफेक्ट ऑलवेज अपोजिट इट्स कॉज, प्रभाव हमेशा अपने कारण का क्या करेगा, विरोध करता है। यहां पर इसी प्रिंसिपल को यहां अप्लाई करते हैं। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है ये इंड्यूस्ड हुआ ईएमएफ, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एक्चुअली इफेक्ट। ये मेरा इफेक्ट है, ये ईएमएफ जो यहां इंड्यूस हुआ है ये मेरा इफेक्ट है। तो फिर कॉज क्या है, अगर कॉज की हम लोग बात करें तो कॉज क्या है मेरा, कॉज इज द करंट, करंट मेरा कॉज है। ना ये करंट इस कॉइल के अंदर जाता और ना ये ईएमएफ इंड्यूस होता। ऐसे ही बोले भैया ये करंट अगर इस कॉइल के अंदर नहीं जाता तो ईएमएफ भी मेरा इंड्यूस नहीं होता, सिंपल सा चीज है।
तो दिस EMF is actually induced EMF is actually effect and this current is actually cause. ना तो ये करंट इस कॉइल N1 के अंदर जाता और ना ये EMF इंड्यूस्ड हुआ। सिंपल सा चीज। तो इफेक्ट और कॉज हम लोगों को मालूम चाहिए। इससे पोलैरिटी कैसे पता चल जाएगा? इस इफेक्ट और कॉज से पोलैरिटी कैसे मालूम चलेगा? वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले तो विरोध जो होता है वो दो सेम चीजों में होता है। अगर मेरा लड़ाई है, मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी है बिल्कुल मेरे जैसे ही होना चाहिए, मतलब मेरे से मतलब मेरे कद काठी का हो, ठीक है, सेम वजन में हो। रिंग में देख तो दो लोग के बीच में जब रिंग में बॉक्सिंग होता है तो दोनों का वजन लगभग सेम रेंज का होता है। या मनुष्य का जो है वो कंपटीशन होगा वो किसी मनुष्य से होगा, ऐसा मनुष्य का कंपटीशन जो है किसी जानवर से कर देगा, ठीक है। तो विरोध जो होता है वो दो लोगों के बीच में है। मेरा मत मोदी के मत से हो सकता है ना मिले, हो सकता है राहुल गांधी के मत से ना मिले, लेकिन अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे मेरा जो विचारधारा किसी कुत्ते से नहीं मिल रहा है, किसी बैल से नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब विरोध दो लोगों के बीच में होता है। एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम तुम लोग से ये पूछे कि 10 लीटर मिल्क है मेरे पास, इस 10 लीटर मिल्क में से घटा दे रहे हैं 2 मीटर कपड़ा यानी क्लोथ, तो कितना बचा? अगर ये बोले 10 लीटर मिल्क में से 2 मीटर क्लोथ घटा दे, कितना बचा? तो बोलो सर ये पॉसिबल ही नहीं है। चलो पॉसिबल करते हैं। अब हम बोल रहे हैं मिल्क और क्लोथ को हटा, बोलते हैं 10 लीटर में से 2 मीटर घटा, अब बताओ कितना होगा? अब भी नहीं कर पा रहे, क्यों? यूनिट अलग अलग है। 10 लीटर, दिस लीटर एंड हियर इज द मीटर, दोनों यूनिट अलग अलग है, इसलिए नहीं घटा पा रहे। लेकिन जैसे ही इस मीटर को हम लीटर में कन्वर्ट कर दें, अब काफी आसान से घटा देंगे। हाँ ये 10 लीटर में से 2 लीटर चला गया, मतलब 8 लीटर बच गया। लेकिन जैसे ही यहां लीटर से मीटर बोले कोई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब विरोध दो सेम यूनिट्स के बीच होना चाहिए। विरोध मतलब हम लोग मैथमेटिकली विरोध मतलब माइनस साइन, ठीक है। तो दो सेम यूनिट्स के बीच में ये जो हमारा अपोज है वो होना चाहिए। तो यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ इफेक्ट है, कॉज मेरा करंट है, तो ईएमएफ का यूनिट है वोल्टेज, इसका यूनिट क्या है? वोल्टेज, और इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। अब तुमको कोई बोलेगा विरोध करो, तो 10 वोल्ट में से 3 एम्पियर घटा कैसे दे? घटा नहीं सकते हैं, यूनिट अलग अलग है। इसीलिए बोले कि ये विरोध यहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, अपोजिशन यहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी इफेक्ट जो है काउस का तो अपोज करेगा, खुद नहीं करेगा, किसी से करवाएगा, ठीक है। खुद नहीं करेगा तो किसी से करवाएगा, और किससे करवाएगा? तो बोलेगा ये कि ठीक है हम वोल्टेज है, हमको बनाने वाला तो करंट है, ठीक है, हम अब एक करंट बनाएंगे जो इस करंट से टकराएगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है? एक करंट बनाता है। अब ये करंट जो है मेन करंट है, ये सप्लाई वाला करंट, ये एक तरफ से घुस रहा है इस कॉइल में। तो अगर ये एक तरफ से घुस रहा है तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को इसका विरोध करना है, तो इसका डायरेक्शन से, अगर इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। और हम इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का करंट है, इसलिए आई मान लीजिए, ऐसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो आई करंट है वो अब विरोध करेगा इस मेन करंट का। कैसे विरोध किया? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट किया। ये मेन करंट ए की तरफ एंटर कर रहा था और ये ए से बाहर निकलेगा, तभी ना अपोजिशन पॉसिबल है। अब ये दोनों सेम जाति का हो गया, अब विरोध पॉसिबल है। इसी को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे? साइन देखेंगे। चूंकि ये आई टर्मिनल ए से निकल रहा है, तो जब भी बैटरी के किस टर्मिनल से करंट निकलता दिखता है तो ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आता है। तो अगर ये ए से करंट बाहर आ रहा है तो मतलब ए पॉजिटिव होना चाहिए और बी नेगेटिव होना चाहिए। ऐसे करके हम लोग यहां पोलैरिटी दी।
दिस इज एक्चुअली लेंज लॉ, यहाँ लेंज को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर भी देखो यही काम किया गया है। ये जो करंट है ये इस ए से एंटर कर रहा है, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस ए से करंट को बाहर निकालेगा, इस तरह से करंट बाहर आएगा इस ए से, ठीक है, घूमते हुए किसी दवा ऐसे बाहर निकलेगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या दिए यहाँ पर प्लस साइन दिए। अगर ए प्लस है तो इसलिए बी क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर इस तरह से प्लस माइनस को दिया गया है। लेकिन क्या बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग सेकेंडरी में लेंज को सेटिस्फाई करवाते हैं? तो ऐसा है नहीं। लेंज तो सेकेंडरी में सेटिस्फाई होगा लेकिन एज इट इज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब अगर देखें सेकेंडरी को हम लोग, तो सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या है कि सेकेंडरी में भी हम लोग एम और एन ले लेते हैं। सेकेंडरी में कोई करंट नहीं आया है, सेकेंडरी में फ्लक्स आया है, ये वाला फ्लक्स आया है ऐसा। सेकेंडरी में फ्लक्स आया है, एम से घुसा है, एम तरफ से घुसा है ना, इधर से इस कॉइल को काटने के लिए ऊपर से आ रहा है, तो हम लोग फ्लक्स ऊपर से ऐसा। तो ये फ्लक्स जो आया है ये इस कॉइल को कट किया है, इस वजह से यहां ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। तो सेकेंडरी के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द इफेक्ट, बट काउज इज नॉट अ करंट, इट्स अ फ्लक्स। अब यहां पर जो काउज है सेकेंडरी के लिए वो करंट नहीं है, वो क्या है, फ्लक्स है, ठीक है, फाइन से डिनोट करते हैं फ्लक्स को। तो सेकेंडरी के लिए काउज अब मेरा फ्लक्स हो गया, ना कि कोई करंट है। जैसा प्राइमरी में मेरा काउज करंट था, लेकिन सेकेंडरी में काउज बदल गया, सेकेंडरी में काउज हो गया फ्लक्स। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है सेकेंडरी में उसका वोल्टेज यूनिट होता है, जबकि फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। फ्लक्स का यूनिट वेबर, WB से हम लोग डिनोट करते हैं, वेबर। अगर ये दोनों अलग अलग यूनिट है, अगर ये दोनों अलग अलग यूनिट है, अब इफेक्ट तो काउज का विरोध करेगा हर हाल हर सूरत। तो जैसे सेकेंड प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था वो करंट बनाया था ताकि वो अपने काउज का विरोध कर सके, बिल्कुल वैसे ही यहां भी इंड्यूस्ड ईएमएफ अब इस बार एक फ्लक्स बनाएगा ताकि इस काउज वाले फ्लक्स का विरोध किया जा सके। पहला चीज ये बात क्लियर है ना कि भैया सेकेंडरी में अब मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ एक फ्लक्स बनाने वाला है। फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो, तो भैया ये जो मेन फ्लक्स है, ये जो मेन फ्लक्स है, ठीक है, ये मेरा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो E2 जो है इसका विरोध करने के लिए फ्लक्स किस डायरेक्शन बनाएगा, नीचे से ऊपर की ओर बनाएगा। मतलब अगर ये फ्लक्स M से M की ओर आ रहा है, मेन फ्लक्स, दिस इज एक्चुअली मेन फ्लक्स, ये मेन फ्लक्स ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका विरोध करने के लिए E2 एक फ्लक्स बनाएगा, ठीक है, E2 एक फ्लक्स बनाएगा, वो नीचे से ऊपर की होना चाहिए, तभी ना ऊपर से आने वाला फ्लक्स नीचे से आने वाला फ्लक्स में टक्कर होगा तो विरोध हो पाएगा। अब ये फ्लक्स जो है ये इतनी आसानी से थोड़ी बन जाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस फ्लक्स को काफी आसानी से नहीं बना पाएगा। यहाँ जैसे करंट को बनाना काफी आसान था, लेकिन इस फ्लक्स को काफी आसानी से इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बना पाएगा। इसको बनाने के लिए उसको पहले करंट बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि जो फ्लक्स होता है, ठीक है, वो एक्चुअली उसको फ्लो करने के लिए एमएफ का जरूरत होता है। एमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई होता है, ठीक है। एमएफ क्या होता है, एक्चुअली एन इंटू आई होता है, ठीक है। तो जब तक एमएफ नहीं बनेगा तब तक फ्लक्स नहीं बनेगा, तो फ्लक्स बनाने के लिए एमएफ बनाना जरूरी है। और एमएफ कब बना पाएगा, एमएफ कब बनेगा, एमएफ मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे करंट को फ्लो होने के लिए वोल्टेज बेहद जरूरी है, बिना वोल्टेज यानी दो पॉइंट के बीच में जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक करंट नहीं फ्लो कर सकता है। जैसे पानी को अगर फ्लो करवाना है तो हाइट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हाइट का डिफरेंस मतलब एक ऊंचाई पर तुम कोई पानी रखो और पाइप नीचे की होना चाहिए,
जैसे टंकी हाइट पर रखा रहता है, पानी नीचे की ओर फ्लो करता है, तो हाइट का डिफरेंस रहता है, तब जाके वाटर फ्लो होता है। वैसे ही अगर आपको करंट फ्लो करवाना तो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, तभी करंट फ्लो हो सकता है। इन अ सिमिलर वे अगर आपको फ्लक्स फ्लो करवाना है तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होना चाहिए। वो कब हो पाएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स? तो उसके लिए N × I होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो सेकेंडरी में है, करंट बनाना होगा तो पहले ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एक एमएफ बनाएगा, एमएफ के बाद ही फ्लक्स बना पाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इतना कहानी में क्या है कि सीधे अगर I बना लेता है, ठीक है, तो फाई का भी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो करंट होता है वो किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, ये पता होना चाहिए कैसे ही करंट बनाए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे यहां पर एक करंट निकाला था, वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां भी एक करंट बनाएगा। अब देखो एक चीज है, मान लेते हैं, कहां समझा है बोलो, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, ठीक है, हम लोग फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे लेते हैं। ये मान लेते हैं एक कोर है ऐसा, इस पे हम लोग तार लिए, ऐसे ऊपर से लिए और लपेट लिए, अंदर की ओर गया, पीछे साइड से निकला, फिर ऐसे आया, फिर निकला, फिर ऐसे, ऐसे तार है। ठीक है, करंट जो है मेरा इधर से फ्लो कर रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये इस कोर के ऊपर तार को कैसे लपेटा गया है, तो तार आया है मेरा, ठीक है, ये तार है मान लेते हैं, ये मेरा ऊपर से अंदर की ओर ऐसे करके तार को लपेटा गया है। ठीक है, ऊपर से अंदर गया, फिर आया, फिर अंदर गया, फिर आया। ठीक, ये तार का है। तो तार कैसा है, ऊपर से जाके अंदर की ओर, तो हाथ को दाहिना हाथ लेंगे, राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड को उसी डायरेक्शन में टर्न करेंगे जिस डायरेक्शन में मेरा कॉइल तार टर्न हुआ है। तार कैसे टर्न हुआ, ऊपर से अंदर की ओर, इसको ऐसे टर्न करेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, अपने थंब को देखेंगे। ठीक है, थंब जिस डायरेक्शन में खुलेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। तो तार को हम लोग तार का डायरेक्शन देखें तो ये करंट जो है इधर से अगर हम लोग फ्लो करवा रहे हैं तो करंट इधर से चला, इस डायरेक्शन करंट गया, बाहर से अंदर की ओर करंट मुड़ा होगा, करंट बाहर से अंदर की ओर गया, इधर से करंट जा रहा है, देखिए बाहर है, बाहर से हम लोग कैसे लपेट रहे हैं, ये हमारा बाहर से अंदर की ओर हम लोग लपेट रहे हैं। तो करंट इधर से गया, बाहर से अंदर की ओर ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। तो करंट डायरेक्शन रखिए और ऐसे फोल्ड कर दिए। ठीक है, तो मेरा राइट हैंड का जो थंब है वो इस डायरेक्शन में मेरा खुला, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। अगर इसी कॉइल में करंट जो है, मान लीजिए ए है, ये बी है, अगर करंट ए टर्मिनल से नहीं घुसता, अगर मेरा करंट बी टर्मिनल से घुसता, इधर से घुसता, तब क्या होता, तब देखो, अगर करंट बी टर्मिनल से घुसता तब कैसा ये सीन दिखता, तो दिखता क्या कि इसी कॉइल में, ठीक है, हम ऐसे लपेटे हैं, लेकिन अब चूंकि इधर से जा रहा है करंट, ये बी है, इधर जाते ये पीछे से गया तब बाहर आया, पीछे से गया तब बाहर आया, तो ये जो है पीछे से घुसा है अब तब बाहर आया, तो अब फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो गया, बदल जाता है। क्योंकि अब हम लोग अंदर से मोड़ते ना, ऐसे ना मोड़ते, हाथ ऐसे करेंगे राइट हैंड को, ठीक है, तो पीछे से करेंगे और फिर ये तार पीछे से निकल के बाहर की ओर आया, तो ऐसे मुड़ा, तो थंब मेरा किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में थंब होता तो इधर मेरा फ्लक्स का डायरेक्शन हो जाता है। तो करंट किस डायरेक्शन से एंटर कर रहा है और कॉइल उधर टर्न कैसा लिया है, इस पर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स। इधर से एंटर किया तो कॉइल अंदर से है, तो मेरा फ्लक्स इधर हो गया। अगर मेरा करंट इधर से एंटर करता तो कॉइल बाहर से होता, तो फ्लक्स मेरा इधर होता। ठीक है, ये हमको देखने का तरीका हुआ। ठीक, तो अगर हम लोग यहां पर देखें इस चीज को, ठीक है, तो फ्लक्स कहां से आया है, ऊपर से नीचे की ओर आया है, नेट फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक फ्लक्स बनाएगा जो नीचे से ऊपर की ओर होगा। तो नीचे से ऊपर कैसे होगा फ्लक्स, तो करंट का डायरेक्शन हम लोग देखेंगे, एक बार एम से अंदर घुसा के देखते हैं और एक बार एम से अंदर घुसा के देखते हैं। अगर मान लेते हैं करंट जो है वो ये I2 करंट जो है वो I2 करंट जो है वो M टर्मिनल से
एंटर किया, ऐसा माने, ठीक है। अगर एम टर्मिनल से एंटर करेगा तब क्या होगा, ये करंट एम से घुसेगा, ये तार जो है बाहर से अंदर की ओर घुसा है, तो ये करंट बाहर से अंदर की ओर बढ़ेगा, तो अंगूठा नीचे की ओर आ रहा है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, ऐसे फ्लक्स फ्लो करेगा। E2 जो फ्लक्स बनाएगा वो नीचे की ओर हो जाएगा, तो मेन फ्लक्स भी ऊपर से नीचे आ रहा है, E2 फ्लक्स भी नीचे की ओर है, तो अपोजिशन हुआ क्या, नहीं हुआ। अपोजिशन कब होता, जब फ्लक्स E2 वाला ऊपर उसका डायरेक्शन होता। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन बदलेंगे, ठीक है। करंट का डायरेक्शन हम लोग बदल दिए। अब मेरा करंट N2 से घुसेगा, N2 से घुसेगा, घूम के किधर निकलेगा, M से निकलेगा। N से करंट घुसा है तो M से निकला है, ठीक है। तो अगर ये N से घुसा और M से निकला, तो अब मेरा करंट जब M से घुस रहा है तो पीछे से है और तब जाके ऊपर की ओर टर्न है, तो ये पीछे से हाथ को फोल्ड करेगा तो थंब किधर चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स होगा, किसका, फाई E2 का। अब ये जो फाई E2 है ये मेन फ्लक्स के ठीक उल्टा है, ऐसा में क्या होगा, अपोजिशन हो जाएगा। अपोजिशन हो जाएगा मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि इफेक्ट था वो अपोज किया किसका, काउच का, अपोजिशन पॉसिबल हो गया। अब जैसे ही अपोजिशन हुआ हम आसानी से प्लस माइनस को बता सकते हैं। तो हम लोग क्या दिख रहा है कि करंट किधर से एंटर किया है, M से एंटर किया है, लेकिन निकला किधर से है, M से निकला है। तो हम अभी बताया बैटरी में जिस पोलैरिटी से करंट निकलता है वो पॉजिटिव होता है, तो अगर ये करंट M से निकला है तो ये प्लस दे दिए और इधर उल्टा वाला माइनस हो गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, लेंथ लॉ को सेटिस्फाई करवाए यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप तुम लोगों को ये सारा चीज, ये सिनेरियो कैसे हम लोग यहाँ प्लस माइनस लिए ट्रांसफार्मर सेक्शन के अंदर, वो समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्या क्या देखे, बेसिकली ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन देखे हम लोग कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू secondary winding without changing frequency. Both the windings are not connected electrically but they are coupled magnetically, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, वही वाइंडिंग जो सोर्स की तरफ कनेक्टेड रहेगा, दैट वाइंडिंग एक्चुअली प्राइमरी वाइंडिंग, और वो वाइंडिंग जो लोड की तरफ कनेक्टेड रहता है, दैट वाइंडिंग एक्चुअली सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर में काम कैसे करता है, तो वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा फ्लक्स पार्टिसिपेट करता है, तो म्यूचुअल फ्लक्स जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों में होता है, ठीक है। वो फ्लक्स जो प्राइमरी में तो है पर सेकेंडरी में नहीं गया, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज लीकेज फ्लक्स, ठीक है। फिर ये साइन कैसे हम लोग लेते हैं, ये हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में देखें, ठीक है। तो लेंथ लॉ हम लोग सेटिस्फाई करवाकर देखें। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।